एक मित्र ने पूछा है, स्त्री पुरुष आपस में क्यों आकर्षित होते हैं? स्त्री और पुरुष द्वैत की, डुअलिटी की शुद्धतम अभिव्यक्ति है, प्योरेस्ट एक्सप्रेशन है उस डुअलिटी की। वो अद्वैत, वो नॉन डुअल जब दो में टूटता है द्वैत में, तो स्त्री पुरुष के रूप में उसकी जो संरचना, ऐसे तो हर जगह पर पूरे अस्तित्व में अपने विपरीत में, अपनी पोलर अपोजिट में ये गति होती रहती है अनमैनिफेस्टेड चेतना के प्रकट होने के समय। लेकिन स्त्री पुरुष को अगर हम देखें तो विकास की यात्रा में और इस चेतना के मैनिफेस्टेशन की यात्रा में वो एक प्योरेस्ट फॉर्म है, शुद्ध रूप है द्वैत का। अब उनके शरीर, मन, भावनाएं, उनकी ऊर्जा, उसमें इस तरह का नैसर्गिक ढांचा है कि वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो, क्योंकि उसी चेतना का ये एक डुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो वो किसी न किसी फॉर्म में अद्वैत की तरफ जाने की प्रक्रिया होगी, नॉन डुअलिटी की तरफ। तो स्त्री पुरुष का आकर्षण भी जो है उसका एक रूप, जो देखा जाए फंडामेंटल रूप है, फिर से उस द्वैत के अद्वैत में प्रवेश कर जाने की एक प्रक्रिया और एक खिंचाव। ये तो एक फंडामेंटल स्पिरिचुअल व्यू है। लेकिन जो नैसर्गिक व्यू है, वो नैसर्गिक नेचुरल जो व्यू है, दृष्टिकोण है, वो है जीवन को आगे चलाए रखने की प्रक्रिया। निसर्ग या प्रकृति रुचि रखती है अपने को आगे चलाए रखने में, तो उसमें संतानें आनी चाहिए, आगे रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो स्त्री पुरुष की जो विपरीतता है उनको खींचती है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, और उसमें से कुछ स्त्री पुरुष शारीरिक रूप से भी मिलते हैं और फिर नए शरीर मन की संरचना होती है और प्रकृति का जो विकसित होते चले जाने का काम है वो पूरा होता है। अब इसमें प्रश्न कई बार लोगों को उठता है, कोई विशेष स्त्री किसी विशेष पुरुष की तरफ क्यों आकर्षित होती है, या विशेष पुरुष विशेष स्त्री की तरफ क्यों आकर्षित होता है? क्या इसमें उनके जन्मों के संबंधों की प्रक्रिया हैं या ये कोई और रहस्यमय चीज़ है? इसमें पूर्व जन्मों के आकर्षण का या ऐसे पूर्व जन्मों की जो अवधारणा है उसका कोई रोल नहीं है। ये आकर्षण भी प्रकृति का दिया हुआ है, और विशेष आकर्षण यानी किसी को किसी के प्रति विशेष आकर्षण होगा, उसका भी आयोजन प्रकृति ने किया है। जब एक बच्चा पैदा हो रहा है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो उसको एक खास जीन मिला है, खास तरह की उसको जेनेटिक कंडीशनिंग और टेंडेंसी मिली हुई है, उसके हिसाब से वो बिहेवियर करेगा। और उसका एक पोलर अपोजिट भी होगा जो उसके काफ़ी निकटतम होगा, आकर्षण उससे भी तय होगा। और फिर जब वो बच्चा विकसित होगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो उसके परिवेश में जो लोग होंगे उनका मनोवैज्ञानिक उनके ऊपर प्रभाव होगा, उनका जो मानसिक छाप उनके ऊपर पड़ेगी बच्चों के ऊपर, वो भी उनको आकर्षण की एक दिशा देगी। उनके आसपास जो भोजन की चीज़ें हैं, उनके आसपास जो सुनने समझने की चीज़ें हैं, वो भी उसमें रोल प्ले करेंगी। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर एक विशेष आकर्षण को तैयार करती हैं। जैसे तुम देख रहे हो तो हमारी सारी सेंसेज उसमें रोल प्ले करती हैं। देखने का रोल, सुनने का रोल, स्मेल का रोल, टच का रोल। स्मेल और टच तो बाद में भी आते हैं, लेकिन देखना, सुनना, इसीलिए कोई आवाज़ किसी को आकर्षक लगती है, कोई आवाज़ किसी को आकर्षक नहीं लगती। कोई चेहरा किसी को ज़्यादा आकर्षक लगता है, कोई चेहरा किसी को उतना आकर्षक नहीं लगता। और इन सब के पीछे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल रीजन भी हैं। इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे तुम देखो कि किसी व्यक्ति का किसी खास भोजन में आकर्षण क्यों होता है, क्योंकि उसकी परिवेशगत कंडीशनिंग वैसी है, ट्रेडिशनल कंडीशनिंग वैसी है। लेकिन अगर जेनेटिक
जो टेंडेंसी वो लेकर आया है तो उसमें अचानक कोई शिफ्ट और बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि ये जो जीन का फॉर्मेशन है ये बदल रहा होता है। पूरी प्रकृति में जीन भी इवॉल्व हो रहा है। इसीलिए मान लो किसी परिवार में ऐसा बच्चा पैदा हो, वो परिवार बिल्कुल शाकाहारी है लेकिन बच्चा मांसाहार की तरफ आकर्षित हो सकता है। परिवार किसी और अभिरुचि का है और बच्चा बिल्कुल दूसरी अभिरुचि की तरफ जा सकता है। मतलब कोई भी ढंग ढांचा हो सकता है। आज हम जानते हैं होमोसेक्सुअलिटी हो, समलैंगिकता हो, व्यक्ति के अंदर इवन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के जो टेंडेंसी के ढांचे हैं वो हों, वो भी किसी न किसी फॉर्म में उसके जीन में इनकोडेड है, उनकी वहाँ पर भूमिका मिल जाती है और फिर परिवेश उनको कम या ज़्यादा कर सकता है, उनको घटा या बढ़ा सकता है। तो स्त्री पुरुषों के बीच भी ये सारे फैक्टर उनको विशेष ढंग से खींचने वाले बन जाते हैं और व्यक्ति हमेशा जो उसका टाइप है उसके निकटतम पोलर अपोजिट से, उसके निकटतम विपरीत ध्रुव से आकर्षित होगा। अंतिम रूप से सारे पोलर अपोजिट्स को एक दूसरे में विलय होना है और उस विलय के साथ उनको उस दिशा में बढ़ जाना है जहाँ पर कोई भी विपरीत नहीं रह जाता। यही लीला है, इसीलिए ये चलता है और ये ऐसे ही चलता रहेगा।